अगर उसका मैस तकरीबन इसके कंपेरेबल है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है, वो क्या है? वो है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। हमारे पास नेचर में बहुत ज्यादा फोर्सेस पाई जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस होती है। अब इस फोर्सेस को फिजिक्स किस तरह से पढ़ती है? ठीक है, फिजिक्स के लिहाज से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 किस्म की फोर्सेस होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तीसरा हमारे पास होता है वीक फोर्सेस, फोर्थ फोर्थ जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, इसमें से तमाम फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब हमारी दुनिया में, हमारी यूनिवर्स में कितने फोर्सेस इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? नंबर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक फोर्स, नंबर 4 ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 है। इसको हम यहां से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारे पास जितने भी बेसिक फोर्सेस हैं, ठीक है, वो कितने हैं? बेसिक नेचुरल फोर्सेस जो नेचुरली अकर होते हैं, वो कितने हैं? वो ये 4 हैं। पहला नंबर पर स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे पर वीक फोर्स और चौथे पर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये हमारे पास मतलब ये होते कहाँ पर है? ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कहाँ पर होते हैं? चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तो हमें पता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये बाकी फोर्सेस या ग्रेविटेशनल के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, या हमें पता है, लेकिन ये जो बाकी फोर्सेस हैं, ठीक है, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, वीक फोर्सेस हो गए, ये कहाँ पर होती है? अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो होती है ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। ठीक है, हमें पता है कि एटम के अंदर एक डेंस जगह है, सेंटर उसका जो कोर है वो एक डेंस वो है, और वो उसमें से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स पड़े होते हैं, मतलब वो उससे एस्केप नहीं कर रहे। ठीक है, वो जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारे पास उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, या बाकी जो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास वहां पर उसको विद होल्ड किसने किया होता है? वो इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ने किया होता है। ठीक है, जिसमें से एक फोर्स है जिसको हम ग्लूऑन कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूवॉन्स के जरिए ये सारी चीजें आपस में बाइंड होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो न्यूक्लियस से आप कभी भी एक न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, उससे आप कभी भी एक न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को बाहर निकालना उससे बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर यही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती है जो कि शॉर्ट रेंज है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के सामने? कि दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, फोर्सेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को वहां पर जिस चीज ने, जिस फोर्स ने बाइंड करके रखा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। ठीक है, कुछ आ रही है समझ आप लोगों को? जी, किसी को इसमें से कोई मसला हो? जी, अहमद तारिक, एक मिनट। सर काइंडली एक दफा दोबारा बता दें, और सर चैट का जो ऑप्शन है खोल लें ताकि हम कम से कम आपसे सवाल तो पूछ सकें ना चैट में। यहीं पर उसमें से फिर असल में उसके साथ रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है चैट में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने बंद किया हुआ है। आप किसी भी टाइम यहाँ पर हैंड रेस कर सकते हो, मैं आपको उसी टाइम अनम्यूट कर दिया करूँगा। ठीक है, सर मतलब कम से कम अपने साथ चैट खोल लें ताकि हम खाली आपको मैसेज कर सकें। अच्छा जी, चलो मैं उसमें कोशिश ऑप्शन करता होते हैं ना कि चैट हूँ। ठीक सबके है, साथ ठीक है, खोलनी या फिर मतलब होस्ट के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके।
अहमद तारिक, जय सर। आपने हैंड रेस किया था। अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन तो पूछ मैंने लिया। कहा था कि काइंडली एक दफ़ा दोबारा ठीक समझा ठीक दें। ठीक। मैंने कहा था सर काइंडली एक दफ़ा दोबारा समझा दें। ठीक है जी, ठीक है। तो साथ में दूसरा भी आ गया था। ओके, मैं कर देता हूँ, चैट का भी मैं कर देता हूँ। ओके, अभी हमारे पास मैंने आपको बताया कि जो फोर्सेस होती है, ठीक है, वो बेसिकली 4 किस्म की फोर्सेस होती है। उसमें से जो सबसे फर्स्ट वन फोर्स है वो कौन सी है? स्ट्रांग फोर्स। स्ट्रांग फोर्स सबसे पहले तो ये होती कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी, इसकी रेंज कितनी है, मतलब ये कितने डिस्टेंस तक काम कर सकती है, ये दो बातें हमने समझनी है। पहली बात कि ये होती पाई कहाँ पर जाती है, ये हमारे पास होती है जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जिस तरह के प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों पड़े हैं, बाहर क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर उनके दरमियान में क्या होता है, एक फोर्स पाई जाती है, ठीक है, और वो फोर्स उसको बाहर नहीं आने देती, ठीक है, बाहर नहीं आने देती। तो इसलिए हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पर पाई जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, ठीक है। वही फोर्स जो होती है, जो बाज़ औक़ात हमारे पास, मतलब हम उसको ग्लूवॉन भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूवॉन के जरिए ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या होती है? बाइंड होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। लेकिन इसकी एक ये है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये बहुत कम फासले पर काम कर सकती है। अगर फासला थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई कहां पर जाती है? ये न्यूक्लियस के अंदर क्या करती है? बाइंडिंग करती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी रेंज कितनी है? ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बुक से हम इसको देख ले, ठीक है, कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो बुक में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहां से द स्ट्रॉन्ग फोर्स is very short range and is responsible for binding of neutrons and protons in the nuclei. This force represents the glue that hold the nucleon together and is the strongest of all fundamental forces. The strongest force is very short range and is negligible for separation greater than 10 raised to power minus 14 मीटर। मतलब बुक में ये लिखा गया है कि ये हमारे पास बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है, जो नेचर में पाई जाती है, वो कौन सी फोर्स होती है? वो यही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और इसी वजह से इसका नाम भी स्ट्रॉन्ग फोर्स रखा गया है। और ये एक्ट करता है जस्ट लाइक ग्लू बिटवीन द, हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उन न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ अटैच किसने किया होता है? इन फोर्सेस ने किया होता है। अगर वो न्यूक्लियन एक दूसरे से कितना दूर हो, 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर के बराबर उसके दरमियान में फासला आ जाए, तो तब भी ये फोर्स उस पर काम नहीं करती, बल्कि 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 से कम इसकी क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है। ये हमारे पास था पहला। अब दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कॉलम्स ने हमें बताया था कि ये बिटवीन द चार्जेस होता है, ठीक है। वो चार्जेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर एटम की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स होती है, मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर नहीं जा सकता, उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस जो होता है वो उस पर एक फोर्स लगा होता है, ठीक है। और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से हमारे पास दोनों आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, वो भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस भी आ जाती है, मैग्नेटिक फोर्सेस भी आ जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हमारे पास इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मैग्नेटिज्म में आ जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में हमारे पास ग्रेटर इन द रेंज देन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस।
इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। किससे? स्ट्रॉन्ग फोर्स से। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो 10⁻⁻14 से आगे खत्म हो जाती थी, लेकिन इसकी रेंज जो होती है वो उससे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये पाई कहां पर जाती है? ये एटम्स, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो एटम्स आपस में किस वजह से कंबाइन होते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। अगर बुक में हम इसको देख ले तो बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस व्हिच इज अबाउट 10⁻⁻² टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 10⁻⁻² टाइम्स होती है किसके? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के। ये उससे काफी वीक फोर्स है। ठीक है, ये बताइए, स्ट्रॉन्ग फोर्स तो सबसे ज्यादा फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले में ये वीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स को जो बाइंड किया गया है, ठीक है, मतलब अपनी जगह से नहीं जा रहे, दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स है, या फिर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इधर उधर नहीं जा सकते, तो ये हमारे पास क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होती है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स that decreases in strength as the inverse square of separation between interacting particles। और ये हमारे पास क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब देखिए एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, अगर आप क्रिस्टल के फॉर्म में देखें तो उनके दरमियान में जो लेटिस पैरामीटर्स होते हैं, जो डिस्टेंस होती है क्रिस्टल के एटम्स के दरमियान में, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा होती है, और वहां तक भी मतलब ये फोर्स एक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले में तो वीक फोर्स है, लेकिन इनकी रेंज क्या है? वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा फोर्स हो गया जी। इसी में से अगर कोई क्वेश्चन हो? Any question? If you have any question, then you can simply raise your hand. ओके, नंबर थर्ड, तीसरा हमारे पास कौन सा है? वीक फोर्स है। अब वीक फोर्स कहां पर होते हैं? ये हमारे पास कुछ इस तरह से फोर्सेस है। अब हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में अल्फा, बीटा और गेमा डिके के बारे में पढ़ा कि अल्फा, बीटा और गेमा डिके खुद ब खुद हो रहा होता है। अब खुद ब खुद तो कोई चीज नहीं होती, उसके लिए कोई चीज तो रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी प्रोसेस के लिए कोई हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी होती है। ठीक है, अब वो जो उसमें से क्या होता है, उसमें से हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर से कभी इलेक्ट्रॉन, कभी न्यूट्रॉन, कभी एनर्जी, ठीक है, ये बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ये क्यों वहां से बाहर निकल रही है? इसके लिए भी एक फोर्स जो होती है वो लग रही होती है। ठीक है, जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम डिस्टेंस पर वो काम करती है। लेकिन वो क्या, वो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी अगर एक एलिमेंट की नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसमें से वीक फोर्सेस ज्यादा है। वीक फोर्सेस क्या कर रहे होते हैं? हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि इसके बाद ये न्यूट्रॉन या लेट्स सपोज प्रोटॉन जो है वो क्या है? वो ज्यादा है। ठीक है, तो वो उन प्रोटॉन्स को पुश कर रही है बाहर की तरफ, वो उस पर बाहर की तरफ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो वो फोर्सेस जो होती है वो रेडियो एक्टिव डिके कराती है, ये होती वीक फोर्सेस है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है? ये वो जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है? इन वीक फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है, ये भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ठीक है, बट दीज आर आल्सो द शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बट दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिविटी इन अनस्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये उसके लिए जो हमारे पास फोर्सेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं वीक फोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर इसमें बुक में क्या लिखा है? द वीक फोर्सेस इज ए शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर they tends to produce instability in certain nuclei। मतलब इसका काम क्या है? instability प्रोड्यूस कराना। ठीक है, it is responsible for most radioactive decay process such as beta decay and its strength is only about 10⁻⁹ times
दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से 10⁻⁹ टाइम क्या है, वीक फोर्स है। ठीक है, जो इससे पहले फोर्स हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से कितना कम है, 10⁻⁻2 टाइम्स, लेकिन ये वाला हमारे पास कितना है, वो 10⁻⁹ टाइम्स है। साइंटिस्ट्स now believe that the weak and electromagnetic forces are two manifestations of a single force called the electroweak force। मतलब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स ये दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन उनके अलग अलग नाम है और इनको हम एक ही नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके बारे में लिखा गया है जो वीक फोर्सेस है। ठीक है, अब फाइनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो फोर्थ फोर्स है उसके बारे में तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जो वीक फोर्सेस है वो भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, जो जस्ट एक न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक्ट कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो लॉन्ग रेंज है लेकिन इतना ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो लॉन्ग रेंज फोर्स आती है वो कौन सी होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, लेकिन इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, एंड इट इज अबाउट 10⁻⁻38 टाइम्स दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, although this familiar interaction is the force that holds the planets, plants, stars and galaxies together। ये planets हो, ठीक है, बुक में आप galaxies together, it effect on elementary particle is negligible। मतलब जो elementary particle है, जिस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इन चीजों पर ये फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो हम, होता लाजमी है लेकिन कम होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम वहां पर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स इतनी लॉन्ग रेंज फोर्स है कि इसने इवन के प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को, ठीक है, स्टार्स को एक जगह पर विद होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, thus the gravitational force is the weakest of all the fundamental forces। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर फोर्सेस है, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन सी फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जो सबसे वीकेस्ट है वो कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो सबसे ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है वो कौन सी है, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन जो सबसे लॉन्ग रेंज फोर्स है वो कौन सी है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, in modern physics one often describe the interaction between particles in term of exchange of field particle or quanta। मतलब जो हमारे पास पार्टिकल के दरमियान में जो एक्सचेंज होता है, फोर्सेस का एक्सचेंज होता है, तो वो किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, वो एक, मतलब हम बिलीव कर सकते हैं कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म, फील्ड पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है, या हम उसको कह सकते हैं कि क्वांटा के फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अभी तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी बेटा। If you have any question in this, then you can simply raise your hand. अच्छा जी, नोमान। सर ये मतलब स्टार्स को किस तरह स्टेबल करते हैं, मतलब ये उधर तक तो इसकी रेंज नहीं होती मेरे ख्याल से, उधर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होती। अच्छा जी, स्टार्स ये मतलब नहीं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, वो सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है, वो हर एक जो मैसिव बॉडी है। अब देखो, दो किस्म के कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल के बारे में, जो मैंने मेरे ख्याल में क्लास में भी बताया था। एक न्यूटन का कंसेप्ट है
और एक किसका कंसेप्ट है, आइंस्टाइन का कंसेप्ट है। ठीक है, आइंस्टाइन का कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास इस पूरी स्पेस में, पूरी यूनिवर्स में एक स्पेस टाइम ग्राफ इस तरह से बिछा हुआ है। ठीक है, बिछा हुआ है, जहां जहां पर मैसिव पार्टिकल, मैसिव बॉडीज पड़ी हुई है, वहां पर वो जो स्पेस टाइम ग्राफ है वो इस तरह से नीचे गया हुआ है। जिस तरह की क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी इस चीज की कि अगर हम एक चादर इस तरह से चार साइड से पकड़ लें और उसमें से कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, तो वो चादर जो होगी वो नीचे की तरफ इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, और अब कोई भी बॉडी जब वहां से जाती है तो वो क्या कर रही होती है, वहां से उस रास्ते से जाती है, थोड़ा सा डिविएट होकर जाती है। ठीक है, तो अब अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी दूसरे स्टार की अपनी ग्रेविटेशन। अब ब्लैक होल्स किस तरह से बनते हैं, हम कहते हैं कि पूरे स्टार की जो जितनी भी ग्रेविटेशन वो होती है, फोर्स होती है, वो एक जगह पर आ जाती है। इवन के ब्लैक होल में भी ग्रेविटी ही है ना, कि हम कहते हैं कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है सॉरी, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो ये जरूरी नहीं है कि जमीन ने स्टार को पकड़ा हुआ है या स्टार ने किसको पकड़ा हुआ है, जमीन को पकड़ा हुआ है। स्टार की अपनी एक ग्रेविटी है। ठीक है, उसने साथ जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसी को पकड़े रखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो स्टार्स के दरमियान में हो सकता है। ठीक है, किसी दो स्टार्स के दरमियान में भी ग्रेविटी हो सकती है, जिस तरह की हमारी जमीन और हमारी जो क्या नाम है बाकी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में ग्रेविटी होती है। ठीक है नुमान, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये हमारे पास 4 फोर्सेस हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 20 का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। हम तो हर टाइम पार्टिकल्स पार्टिकल्स करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टिकल से हमारे जहन में क्या आता है, हमारे जहन में ज्यादा से ज्यादा एक एटम का तस्वर आ जाता है। हम इमेजिन करते हैं कि द पार्टिकल मींस एटम। ठीक है, बट एटम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, प्रोटॉन्स है उसके अंदर, न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली पार्टिकल्स को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई करते हैं कितने हिस्सों में, वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के क्या होते हैं। पहले इस डायग्राम को समझते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास जो होते हैं वो पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं मेनली। एक को हम कहते हैं हेड्रॉन्स, दूसरे को हम कहते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, अब हेड्रॉन्स जो होते हैं वो ये कौन से पार्टिकल्स हैं, अब हमने यहाँ पर इससे पहले पढ़ा। ठीक है, कि मतलब इंटरेक्शन के लिए ये जो फोर्सेस हैं, अगर कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो किसी खास फोर्स की वजह से करते हैं। अब देखिए, दो प्लैनेट्स या दो स्टार्स, ठीक है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो किसके जरिए करते हैं, वो ग्रेविटी के जरिए करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कुछ हमारे पास लोअर लेवल पर हम जाए, वहां पर कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ किसके जरिए इंटरेक्ट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के जरिए करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट, उसको हम हेड्रॉन्स बोलते हैं, उसको हम अलग नाम से। वो पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट करे किसके जरिए, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के जरिए, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हेड्रॉन्स बोलते हैं। जबकि दूसरे साइड पर वो पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट करें, ठीक है, मतलब उनके दरमियान में कौन सी फोर्स पाई जाए, उनके दरमियान में जो वीक फोर्सेस पाई जाए। ठीक है, तो उस किस्म के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, लेप्टॉन कहते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल जिसमें से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बेस पर हो तो उसको हम हेड्रॉन्स बोलते हैं, और वो पार्टिकल जिनमें से हमारे पास वीक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो फॉर देयर इंटरेक्शन आर नोन एज लेप्टॉन्स। तो पार्टिकल्स कितने हिस्सों में डिवाइड होंगे, हेड्रॉन्स में और लेप्टॉन्स में। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है।
ठीक है, जो मतलब हमारे पास बहुत छोटे लेवल पर है। ये उन पार्टिकल के बारे में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो दो किस्म के वो पाए जाते हैं, ठीक है, या एटम के अंदर दो किस्म की फोर्सेस पाई जाती है, या तो वीक फोर्सेस होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जिनके दरमियान में हो उनको हम हेड्रॉन्स का नाम देंगे, और जिनके दरमियान में वीक फोर्स हो उनको हम लेप्टॉन्स का नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स में मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इसमें से क्या है, टाइप्स है। जो हेड्रॉन्स है वो दो तरह के होते हैं, या उसमें से हमारे पास क्या होते हैं, मीजोन्स कहते हैं इसको, ठीक है, या हम क्या कहते हैं, बैरियंस कहते हैं, ठीक है, मीजोन्स एंड बैरियंस। जो लेप्टॉन्स होते हैं वो असल में 6 तरह के होते हैं, ठीक है। 6 हमारे पास लेप्टॉन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 को मेंशन किया हुआ है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन्स, तीसरा मियोन्स, ठीक है। ये जो न्यूट्रिनो, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रिनो है, ठीक है, जो सन से इमिट होते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो पार्टिकल्स, ठीक है। मियोन्स भी हमारे पास पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और मियोन्स तकरीबन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके मैस में फर्क होता है, ठीक है। किसमें फर्क होता है, ये उसमें से मैस में बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। चार्जेस वगैरह सब कुछ एक जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके किसमें फर्क है, मैस में फर्क है, ठीक है। अब लेप्टॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो या फिर मियोन्स, ठीक है। अब हम पढ़ते, 1 मिनट रह गया। अब अगर अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करते हैं, और आप दोबारा आएंगे तो तब मैं अटेंडेंस लगा लूंगा। अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो इसी 1 मिनट में पूछ सकता है। ठीक है, आप दोबारा इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। मैं भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।